बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साल्ट एनालिसिस। और साल्ट एनालिसिस में आज हम कवर करेंगे एनालिसिस ऑफ कैटायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर होता है, सारे एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा सबसे पहले एनालिसिस के बारे में समझते हैं कि एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस में हम जो हमें साल्ट प्रोवाइड किया जाता है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कैटायन और एनायन को, ठीक है ना। एनालिसिस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एनालिसिस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एनालिसिस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। दो टाइप के एनालिसिस हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बच्चों हम लोग पता लगाते हैं कि गिवन साल्ट में कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कैटायन या एनायन का। यानी यहां पर हम लोग अमाउंट पता करते हैं, अमाउंट ऑफ कैटायन या फिर एनायन। अमाउंट हमें पता करना होगा कि गिवन साल्ट में कितना प्रेजेंट है हमारा कैटायन या एनायन। दूसरा हमारा है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें केवल हम पता लगाते हैं कि कौन सा कैटायन या कौन सा एनायन प्रेजेंट है। यानी हमें यहां पे क्या पता लगाना है, टाइप्स ऑफ कैटायन या फिर एनायन। हो सकता है दोनों को का पता लगाया जाए। तो अगर हमें किस टाइप का कौन सा कैटायन कौन सा एनायन प्रेजेंट है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाएगा, और वो कैटायन या एनायन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में आज कैटायन का, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो अपने हम टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा ड्राई टेस्ट और दूसरा पार्ट होगा हमारा वेट टेस्ट। यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला ड्राई टेस्ट और दूसरा वेट टेस्ट। जैसा कि लिखा हुआ है ड्राई टेस्ट का मतलब है कि हम इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे, यानी ड्राई कंडीशन में ही हम इसका काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और यहाँ पर वेट टेस्ट यानी कि इसको हम सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। अब ड्राई टेस्ट में क्या क्या कर सकते हैं हम। ड्राई टेस्ट में सबसे पहले हम कंपाउंड को डायरेक्ट हीट कर सकते हैं या साल्ट को डायरेक्ट हीट कर सकते हैं, और जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं या गैस इवॉल्व हो रही है ना, कोई कलर चेंज हो रहा है उसको हम देखेंगे और उससे हम अपने कैटायन और एनायन का पता लगाएंगे। दूसरा है हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा साल्ट है उस साल्ट को ऐसे ही देखते हैं, चेक करते हैं और हम बता पाएंगे, एक अनुमान लगाते हैं कि किस टाइप का कैटायन या एनायन हो सकता है। यहां पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम गिवन साल्ट का गिवन कंपाउंड का फिजिकल स्टेट चेक करते हैं। यहां से सबसे पहले आइडिया निकालेंगे कि हमारा जो साल्ट है वो कैसा हो सकता है, उसमें कौन सा आयन हो सकता है। दूसरा कलर के बेसिस पर हम कैटायन और एनायन का गेस कर सकते हैं। और तीसरा है ऑर्डर। तो इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, साल्ट को लेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कलर क्या है या उसमें कोई ऑर्डर तो नहीं आ रहा। जैसे कि विनेगर का अगर आपको ऑर्डर आ रहा है तो हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि गिवन साल्ट में एसीटेट आयन हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम ऑर्डर से पता लगाएंगे। कलर से पता लगा सकते हैं, ब्लू कलर का अगर साल्ट दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा कॉपर आयन उसमें हो सकता है। तो इस तरीके से हम साल्ट को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। कन्फर्म तो नहीं, लेकिन एक आइडिया हम यहां से जरूर ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं कि अपने साल्ट को हम फ्लेम पे हीट करते हैं। नेक्स्ट है बोरेक्स वीड टेस्ट।
हम बोरेक्स बीड बनाएंगे और उसके साथ में हम कैटायन का टेस्ट करेंगे। अगला टेस्ट है हमारा माइक्रोकास्मिक टेस्ट, इसमें हम फॉस्फेट के साथ कराएंगे टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो ये कुछ हमारे पास टेस्ट हैं जो ड्राई टेस्ट हैं, यानी इसमें हम कंपाउंड को या साल्ट को सीधे सीधे हीट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं, कलर चेंज है, वेपर चेंज है, स्मेल का चेंज है, वो सब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सब हमारा आएगा ड्राई टेस्ट में। वेट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेट टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो भी साल्ट हमें मिलता है उस साल्ट का सबसे पहले हम सोल्यूशन बनाएंगे और सोल्यूशन बनाएंगे एंड देन हम उसका टेस्ट करेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक करते हैं। फिजिकल स्टेट चेक करेंगे, यानी हमारा कंपाउंड दिखता कैसे या साल्ट हमारा दिखता कैसे, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमार्फस सॉलिड है, लिक्विड स्टेट में है, ऐसा कुछ हम चेक करेंगे। देन हम चेक करेंगे कलर ऑफ साल्ट चेक करेंगे। कलर ऑफ साल्ट से भी बहुत कुछ हमें आइडिया मिल जाएगा। एंड देन ऑर्डर से, है ना। तो अब एक आइडिया तो हमें मिल जाएगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए इससे हम ये नहीं बता पाएंगे कौन सा एग्जैक्टली साल्ट है, लेकिन एक आइडिया जरूर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल गया है तो हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे और हर साल्ट में जो कैटायन और एनायन है उन सब का अलग अलग कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं अब आगे। इधर देखो फिर से हमारा है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस ऑफ कैटायंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने साल्ट का ड्राई हीटिंग टेस्ट। क्या करेंगे, ड्राई हीटिंग टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, साल्ट को हम हीट करते हैं, ड्राई हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, है ना। पोर्सलिन डिस्क ले लेंगे, उसमें रख लेंगे साल्ट को और हीट करेंगे और कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। कलर चेंज को ऑब्जर्व करके हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट बताएंगे कि हमारे साल्ट में ये कैटायन हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखें, अगर हमारा साल्ट जो है कोल्ड कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में ब्लू कलर का है और हीट करने पर वो वाइट कलर का हो रहा है, तो एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा साल्ट है उसमें कॉपर आयन हो सकता है, ठीक है। सेम अगर कोल्ड कंडीशन में हमारे साल्ट का कलर ग्रीन है और हीट करने के बाद में वो डर्टी वाइट या फिर वो येलोइश हो जाता है, तो हमारा जो साल्ट है उसमें फेरस आयन हो सकता है। सेम अगर हमारा साल्ट स्टार्टिंग में वाइट कलर का है और हीट करने पर वो येलो कलर का हो गया है, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि साल्ट में कहीं ना कहीं जिंक +2 है। और अगर पिंक कलर का कोल्ड कंडीशन में है और हीट करने के बाद में वो ब्लू कलर में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे साल्ट में कोबाल्ट +2 है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कहीं ना कहीं इसके पास मॉइस्चर रहा होगा और जब हम हीट करते हैं तो मॉइस्चर रिलीज हो गया होगा और मॉइस्चर जब रिलीज होगा तो यहाँ पर ये ड्राई हो गया होगा एंड आपको ये कलर दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर के प्रेजेंस में आपको अलग कलर दिखेगा और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो अलग कलर दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग कोल्ड और हॉट कंडीशन में कलर को देख करके अपने हम कैटायन को पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम देखते हैं कलर टेस्ट। कलर टेस्ट में भी क्या है कि अगर हमारा साल्ट लाइट ग्रीन कलर का, येलो कलर का या ब्राउन कलर का है, लाइट ग्रीन, येलो या ब्राउन कलर का है, तो हमारे साल्ट में फेरस या फेरिक आयन हो सकता है। आप इस बात को देख सकते हो, यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर, ये एरिया जो है ना, ये लाइट ग्रीन कलर है। इस एरिया में अगर आपको दिखाई पड़ता है ना, ये लाइट ग्रीन, ये एरिया, ठीक है ना, या फिर थोड़ा सा येलोइस, है ना, या फिर ब्राउन, अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे साल्ट में फेरस या फेरिक आयन है। लेकिन अगर साल्ट हमारा ब्लू कलर का है तो हमारे साल्ट में कॉपर +2 हो सकता है, यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है। अगर साल्ट में कॉपर +2 है तो साल्ट का कलर
ब्लूइश दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। और अगर हमारा साल्ट ब्राइट ग्रीन कलर का है तो निकिल हो सकता है, यानी कि ब्राइट ग्रीन कलर आप यहां पे देख सकते हो, ये ठीक है। तो कलर को हम सिंपली देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा आयन हो सकता है, यानी लाइट ग्रीन, येलो या ब्राउन कलर में है तो हमारा फेरस या फेरिक हो सकता है, ब्लू कलर है तो हमारा ये कॉपर हो सकता है, और अगर ब्राइट ग्रीन कलर है तो निकल हो सकता है। तो कलर को से हम देख के क्या बता पाएंगे, साल्ट में प्रेजेंट कैटायन को बता पाएंगे। आगे देखते हैं, कलर टेस्ट में ही अगर ब्लू कलर है, रेड कलर है, वायलेट या पिंक है तो ये हमारा कोबाल्ट हो सकता है, ठीक है ना, कोबाल्ट +2 हो सकता है। यानी आप इस रेंज में आ जाइए, इस एरिया में, है ना, ये जो एरिया है कुछ इस टाइप का अगर आपको कलर दिखाई पड़ रहा है साल्ट का तो वो कोबाल्ट +2 हो सकता है उसमें। अगर लाइट पिंक कलर का है, लाइट पिंक कलर का है तो Mn+2 हो सकता है, ठीक है ना, ये Mn+2 ये आपका लाइट पिंक कलर में चला गया। तो इस तरीके से हम साल्ट के कलर को देखेंगे और हम ये बता पाएंगे कि गिवन साल्ट में कौन सा कैटायन है। अगला जो हमारा टेस्ट है वो है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम क्या करेंगे, साल्ट को हम फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे और फिर हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन जो कलर चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हम एक अनुमान लगाएंगे कि कौन सा साल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक प्लेटिनम का वायर होता है, इस तरीके से स्ट्रिप होता है। अब उस वायर को हम क्या करते हैं, उसके आगे के हिस्से को हम फोल्ड कर लेते हैं। कैसे करेंगे फोल्ड, एक पेंसिल या पेन कुछ ऐसे आप ले लो, ठीक है ना, और उसको ऐसे आप रोल कर दो तो एक सर्कल हो जाएगा, एक छल्ला बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जब ये रिंग टाइप का बन जाएगा उसके टिप पर, जब टिप पर रिंग टाइप का बन जाएगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास साल्ट का पेस्ट है। ये साल्ट का पेस्ट हम कैसे बनाएंगे, हम लेंगे साल्ट और हम लेंगे डाइल्यूट HCl, और इस तरीके से साल्ट और डाइल्यूट HCl लेने से हमें क्या मिल जाएगा, एक पेस्ट मिल जाएगा। और इस पेस्ट को क्या करेंगे, इस पेस्ट को हम ये जो हमने प्रिपेयर किया है ना प्लेटिनम का लूप, जो रिंग हमने बनाया है उस पे हम उसको पिक कर लेंगे, रख लेंगे। एंड देन हमारे पास यहाँ पर बंसन बर्नर होगा और उस बंसन बर्नर पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस बंसन बर्नर पे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस बंसन बर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बात हमें और बतानी है, वो ये है कि इस बंसन बर्नर में मेन 2 पार्ट होते हैं। एक ये ऊपर वाला पार्ट है और एक ये नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट में एयर की क्वालिटी ज्यादा होती है, यानी एयर का अमाउंट ज्यादा होता है देन फ्यूल, और इस फ्लेम को हम नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या नाम देंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और इस पॉइंट पर ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, जो इस बर्नर के जस्ट पास का हिस्सा है, वहां पर फ्यूल ज़्यादा होता है। कैसे होता है भी आपको बताते हैं। इस एरिया में फ्यूल ज़्यादा होता है और एयर क्वांटिटी कम होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। इस बात को आप ये समझिए कि यहां पर जो बंसन बर्नर है उसमें हम जो यूज कर रहे हैं ना फ्यूल जो यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। आपको पता है हाइड्रोकार्बन मतलब LPG आप यूज करते हो, LPG यूज करते हो। और जब आप LPG यूज करोगे गैस बाहर निकलेगी तो यहां टिप पर बिल्कुल पास में फ्यूल ज्यादा होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। ये हमारे LPG का सोर्स हो जाएगा और यहीं पे क्या होगा, यहाँ पर फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एयर की क्वांटिटी कम होगी, और जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो वहाँ पर ये हमारा जो फ्लेम होगा वो रिड्यूसिंग फ्लेम हो जाएगा। और इस एरिया में आपको कार्बन कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, मतलब कार्बन या फिर बोल सकते हो आप कार्बन मोनोऑक्साइड इस एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगा। इनकम्प्लीट कंबशन इस एरिया में होगा।
देन अगर वो फ्लेम आगे जाए तो आगे जाने पर क्या होगा कि यहाँ पर अब आपको टाइम मिल गया है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल गया है और अब जो हमारा फ्यूल है कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। और जब बर्न हो जाएगा तो अब इस एरिया में क्या हो गया है, एयर क्वांटिटी ज़्यादा है फ्यूल से। एक बीच का एरिया जो पड़ता है यहाँ पर, ये जो बीच वाला एरिया पड़ता है, इस एरिया में एयर और फ्यूल लगभग बराबर होते हैं और यही सबसे हॉटेस्ट एरिया होता है। ठीक है, तो एक फ्लेम का छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन था, वो हमने देख लिया है। तो हम करते क्या है, हमारे पास जो हमने पेस्ट प्रिपेयर किया है, जिसको हमने लूप पे रखा है, उसको बारी बारी से रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पर ले जाते हैं और फिर कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे तो एक आइडिया निकालेंगे कि कौन सा कैटायन हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर अगर हम बात करें फ्लेम की, तो फ्लेम में हमने आपको बताया है कि फ्लेम हमारे पास जो है उसमें दो पार्ट है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वो है जो कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से मिला हुआ है ना, यानी जो फ्यूल एलपीजी था वो कंप्लीट बर्न हो चुका है और क्या हो गया है, वहां पर एयर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दूसरा क्या है हमारा, रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास CXHY है और अगर आप इसको सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हो तो अगर कंप्लीट कंबशन हुआ है तो आपको मिलेगा CO2 और H2O। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, एयर हमने सफिशियंट अमाउंट में प्रोवाइड किया है। लेकिन सेम हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है क्या, ये एक्चुअली में एलपीजी है। अगेन अगर हमने एलपीजी लिया और ऑक्सीजन सफिशियंट नहीं है, ऑक्सीजन इनसफिशियंट, अगर ऑक्सीजन इनसफिशियंट है तो क्या होगा, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन बन जाएगा और थोड़ा सा वाटर वेपर। समझ आई बात ना? तो अब जब कंप्लीट कंबशन हुआ है, कंप्लीट कंबशन हुआ है तो CO2 बनी है, इनकम्प्लीट कंबशन है तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो फिर कार्बन बना होगा। और आपको पता है जब एयर ज़्यादा होगा तभी कंप्लीट कंबशन पॉसिबल है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम जो है अपने जो साल्ट है ना उसकी एनालिसिस करते हैं बारी बारी से। एक बार हम लोग नेकेड आई से देखेंगे फ्लेम पर और एक बार हम ब्लू ग्लास से। ठीक है ना, ये फ्लेम चेक कर रहे हैं उसका। अगर हम हीट करते हैं कंपाउंड को या साल्ट को, ठीक है ना, नेकेड आई से अगर हम देखें तो ग्रीन कलर का फ्लेम दिखता है। साल्ट को अगर उस जो हमने प्रिपेयर किया ना प्लेटिनम वायर, उसका जो लूप, उस पर अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ग्रीन फ्लेम दिखेगा, जिसमें आपको बीच में ब्लू सेंटर दिखता है। और अगर आपने सेम जो फ्लेम है उसको अगर आपने ब्लू ग्लास में ऑब्जर्व किया है तो क्या होगा, सेम कलर एज ऑब्जर्व विदाउट ग्लास, यानी दोनों में विद ग्लास और विदाउट ग्लास आपको एक जैसा दिखेगा। तो आपका कौन सा हो सकता है, साल्ट, कॉपर हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आपने साल्ट को लूप पे लेकर के और हीट किया है और क्रिम्सन रेड दिखाई दे रहा है नेकेड आई से, लेकिन अगर आपने ब्लू ग्लास लगा दिया उसके सामने और फिर आपने देखा तो आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। और इस तरीके से जो हमारा साल्ट है उसमें स्ट्रांसियम +2 कैटायन हो सकता है। अगेन अगर आपने लूप के ऊपर साल्ट लिया है, जो प्लेटिनम लूप है उसके ऊपर आपने साल्ट लिया है, उसको हीट किया है और नेकेड आई से ऑब्जर्व किया है तो एप्पल ग्रीन कलर का दिखेगा। लेकिन अगर उसी के सामने हमने ब्लू ग्लास लगा दिया, यानी ब्लू ग्लास में अगर आपने देखा है तो आपको ब्लूइश ग्रीन दिखेगा, वहाँ पर ये आपको दिखेगा बेरियम कलर का, सॉरी बेरियम साल्ट होगा। नेक्स्ट, अगर आपने लूप पे साल्ट लगाया है, हीट किया है, ब्रिक रेड कलर का दिखाई पड़ रहा है नेकेड आई से और
ब्लू ग्लास से आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है साल्ट में कैल्शियम आयन हो सकता है। सिंपल सा टेस्ट है, केवल और केवल आपको कलर ऑब्जर्व करना है। लूप पे साल्ट का पेस्ट लगाना है, फ्लेम पर हीट करना है, नेकेड आई से देखना है, नेकेड आई में कलर ऑब्जर्व करना है, एंड देन आपको ब्लू ग्लास लगा करके कलर देखना है और कलर चेंज कैसा दिखाई पड़ रहा है वो ऑब्जर्व करना है और अपने साल्ट को बताना है कि साल्ट में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये बोरेक्स बीड टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बोरेक्स लेते हैं और बोरेक्स को पहले हीट करते हैं, फिर एक बीड बनता है। बीड का मतलब होता है मोती, जैसे ना मोती वाइट कलर का दिखता है वैसा यहाँ पे मोती आपका बनेगा और फिर उसको हम साल्ट के साथ में लेते हैं एंड देन हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो कलर चेंज होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स। बोरेक्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा पानी मिला करके उसका पेस्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? पेस्ट। पहले पेस्ट बना दिया, ठीक है ना, पेस्ट बन गया, पेस्ट बन गया। अब इस पेस्ट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस पेस्ट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। और जब आप पेस्ट को हीट करोगे तो लॉस ऑफ वाटर होगा, वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब वाटर लॉस होगा तो आपने देखा होगा कि जब तेल में कभी पानी की बूंदें पड़ती है ना तो चिटचिटाहट की आवाज़ आती है, या फिर जो पटाखे वटाखे में ना चरचराहट की आवाज़ आती है, कुछ इस तरीके से चटचटाहट की आवाज़ आएगी और जो हमारा वाटर है वो रिलीज हो जाएगा, यानी चार्मिंग साउंड आएगा और उससे क्या होगा, ये वाटर जो है लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर Na2B4O7, यानी ये जो है हमारा ये एनहाइड्रस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एनहाइड्रस। देन अब हम इसको फिर से हीट करते रहेंगे, थोड़ा हीटिंग और करेंगे तो अब हमें मिलेगा Na2BO2 प्लस B2O3, ये मिलेगा। अब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल सर्कल राउंड राउंड हो जाएगा, है ना, जैसे कि मोती हमारा सर्कल तरीके से होता है ना, राउंड राउंड होता है वैसे हो जाएगा और थोड़ा सा चमकदार दिखेगा, है ना, चमकदार दिखेगा। इसी को बोलते हैं बीड, इसी को क्या बोलते हैं? बीड, बोरेक्स बीड। ये जो है हमारा, इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। और ये है हमारा बोरॉन ट्राईऑक्साइड, बोरॉन ट्राईऑक्साइड, ठीक है ना। तो एक बीड बन गया है, एक बोल सकते हैं ना थोड़ा सा सॉलिडिफाइड चमकदार मोती जैसा ये बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस बीड को जो हमारे पास साल्ट है ना उसके साथ लगा देंगे और उसके बाद हम उसको हीट करेंगे। तब क्या होगा, जब हमारे पास बीड के साथ में साल्ट आ जाएगा तब क्या होगा, जो हमारा ट्रांजिशन मेटल साल्ट है जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और हमने क्या ले रखा है साथ में, यहाँ पर बीड ले रखा है। तो बीड का जो हमारा बोरॉन ट्राईऑक्साइड है वो रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल मेटाबोरेट। और ये मेटल कौन सा है हमारा, ये मेटल हमारा ट्रांजिशन मेटल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा मेटल? ट्रांजिशन मेटल। तो इस तरीके से ट्रांजिशन मेटल का क्या बन गया है, मेटाबोरेट बन गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ठीक है ना। अब हीट करने का दो तरीका है, एक रिड्यूसिंग फ्लेम में और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। जब रिड्यूसिंग फ्लेम में हम हीट करेंगे यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन का एक्सेस रहा होगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सेस रहा होगा। तो अभी जो हमारे पास मेटल मेटाबोरेट बना, मेटल मेटाबोरेट जो बना
उसको जब हम रिड्यूसिंग फ्लेम यानी कि जहां पर कार्बन का अमाउंट ज़्यादा है उस एरिया में, यानी जो लोअर वाला पोर्शन था उस एरिया में अगर हम हीट करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी और बोरॉन ट्राईऑक्साइड बनेगा और अगेन मेटाबोरेट बनेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन अगर X है तो यहाँ पर ये Y हो जाएगा। ध्यान रखिएगा X इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y होना चाहिए। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करिए हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट अगर हमने हीट किया है तो क्या बना होगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना। अब ये कॉपर ऑक्साइड साथ में क्या अवेलेबल है? बीड। बीड का जो B2O3 है उसके साथ रिएक्शन करके कॉपर क्या बना लेगा? कॉपर बोरेट, कॉपर मेटाबोरेट, है ना। ये हो जाएगा हमारा मेटाबोरेट। ठीक। और मेटाबोरेट कार्बन के साथ, कार्बन का मतलब हो गया रिड्यूसिंग फ्लेम, इसके साथ जब हम हीट करेंगे तो हमारा जो मेटल है वो अलग हो जाएगा। या तो मेटल अलग होगा या तो फिर हमने क्या बताया है, या तो मेटल अलग होगा या तो फिर से मेटाबोरेट बनेगा MbO2y, दोनों बन सकता है। या तो मेटल में रिड्यूस हो जाएगा या तो फिर मेटाबोरेट में रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें हम देख ही रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होकर के वो मेटल में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर मेटाबोरेट में भी जा सकता है। और दूसरा हमें क्या मिलेगा? बोरॉन ट्राईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी फिर से एक बात को समझते हैं कि जो हमारे पास बीड बना है, जो बीड बना है, एक बार फिर से आप इसको देखें, एक बार इसको फिर से देखें कि बोरेक्स था, बोरेक्स का हमने पेस्ट बनाया है, फिर हमने हीट किया है, चार्मिंग आवाज आई है थोड़ी सी चरचराहट की और वाटर लॉस हो गया है। इस तरीके से हमारा बोरेक्स एनहाइड्राइड बन गया, मतलब एनहाइड्रस बोरेट बन गया। अब हम क्या करेंगे, जब उसको और स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन ट्राईऑक्साइड बन गया। अब ये जो है ना, ये कॉम्बिनेशन ये आपको एक बीड जैसा दिखेगा, एक मोती जैसी चमकदार आपको फील करेगा, दिखाई देगा। और ये जो है वो उसको हम रख देंगे। अब इस बीड के ऊपर हम क्या लगाएंगे? इस बीड के ऊपर हम मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल है उसको लगाएंगे। ठीक है ना। एंड अब हम क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। जब आप उसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड के साथ में चूंकि हमने ये ले रखा है तो मेटल ऑक्साइड बोरॉन ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मेटल मेटाबोरेट बना देगा। ठीक है ना। अब मेटल मेटाबोरेट जो है, अब वो चूंकि हम हीट कर रहे हैं तो अगर रिड्यूसिंग फ्लेम हमने लिया है, रिड्यूसिंग फ्लेम लिया है तो क्या होगा? देखते हैं। जो मेटल मेटाबोरेट बना था, अगर रिड्यूसिंग फ्लेम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, बोरॉन ट्राईऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर मेटाबोरेट बनेगा या फिर मेटल बन सकता है, क्योंकि रिड्यूस होकर के क्या बनेगा? मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 0। एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का साल्ट है, कॉपर सल्फेट साल्ट हमने हीट किया है बोरेक्स बीड के साथ में, तो सबसे पहले वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ होगा एंड देन कॉपर ऑक्साइड बीड में अवेलेबल B2O3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया होगा? कॉपर बोरेट बनाया होगा। और अब हम उसको हीट कर रहे हैं कहाँ पर? रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो या तो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा या तो फिर वो मेटाबोरेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड अगेन B2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आगे देखते हैं हीटिंग इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सेम साल्ट अगर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे तो हमें पता है कि कॉपर सल्फेट क्या देगा? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड बीड में अवेलेबल B2O3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कॉपर बोरेट, जो कि आपको ब्लू कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। तो इस तरीके से हम बीड के कलर को देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे साल्ट में कौन सा कैटायन है। तो यहाँ पर कुछ कैटायन के कलर्स दिए गए हैं, जिनको हम एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करते हैं और एक बार रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करते हैं और कलर देखते हैं। ठीक है ना।
एक बात और समझना है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का एक और नाम है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, और रिड्यूसिंग फ्लेम का एक और नाम है, नॉन रिड्यूसिंग फ्लेम का एक और नाम है, दैट इज ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है ना। तो अब हम साल्ट को हीट करने वाले हैं, कलर ऑफ साल्ट बीड वो देखेंगे। अगर हमारा कोल्ड कंडीशन है और साल्ट हमारा ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है तो क्या होगा, हम एक गेस करेंगे कॉपर +2 के लिए। लेकिन अगर हीट करने पर वो ग्रीन हो गया है तो हम बोल सकते हैं कि वो कॉपर है। लेकिन ये कब हीट कर रहे हो आप हीट करो इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। कहाँ पर? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर आप हीट करने से पहले ब्लू कलर का है, हीट करने के बाद ग्रीन कलर में हो गया, फिर आप उसी जो हमने बनाया है ना, उसी को हम हीट करेंगे कहाँ पर? ल्यूमिनस फ्लेम में, यानी कि रिड्यूसिंग फ्लेम में। रेड कलर का है और जैसे आप हॉट कर दोगे, कोल्ड कंडीशन में रेड का है और गर्म करोगे तो कलरलेस हो जाएगा, वो हमारा होगा कॉपर। नेक्स्ट, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं, कोल्ड कंडीशन है और येलो कलर का दिखता है, हॉट कंडीशन में वो थोड़ा सा कलर चेंज करता है, ब्राउनिश हो जाता है। कब? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में। तो हम सोच सकते हैं वो Fe+3 हो सकता है। अगेन उसी को अगर हम रिड्यूसिंग फ्लेम में लाएं, कोल्ड कंडीशन में वो ग्रीन दिखेगा और हॉट कंडीशन में भी ग्रीन दिखेगा, यानी कि वो हमारा Fe+3 हो सकता है। सिमिलरली हम ऑब्जर्व करेंगे अगले साल्ट के लिए। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हमने लिया है, कोल्ड कंडीशन में रेडिश ब्राउन है और हॉट कंडीशन में वो वायलेट कलर में जा रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा निकल कैटायन हो सकता है उस सॉल्ट में। अब हम क्या करेंगे? रिड्यूसिंग फ्लेम पे जाएंगे। कोल्ड कंडीशन में अगर वो ग्रे कलर का है और गर्म करने पर भी ग्रे कलर का है तो हमारा ये हो सकता है निकल। तो ये 3 कैटायन आपके काम के हैं, इनके कलर को आपको याद रखना है। बाकी आप इनको भी उसी तरीके से समझ सकते हो। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम में येलो कलर, कोल्ड कंडीशन में गर्म करने पर ग्रीन हो गया, ल्यूमिनस फ्लेम में ग्रीन है, हॉट कंडीशन में भी ग्रीन है, क्रोमियम +2 हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर कोल्ड कंडीशन है, लाइट वायलेट दिखाई पड़ रहा है, गर्म करने पर भी लाइट वायलेट है, तो हमारा Mn+2 हो सकता है। लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम में ये कलरलेस दिखाई देगा। अगेन अगर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कोल्ड कंडीशन में ब्लू है, हॉट कंडीशन में भी ब्लू है, रिड्यूसिंग में भी ब्लू दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है हमारा कोबाल्ट +2 है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बोरेक्स बीड को साल्ट के साथ लाते हैं और फिर हीट करते हैं और कलर चेंज देखते हैं।